नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। संसद का शीतकालीन सत्र चढ़ा हंगामे की भेंट। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नहीं चली संसद। लोकसभा राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के प्रदर्शन में नहीं दिखे राहुल गांधी। आज उधर संभल के खग्गूसराय के मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए संभल पहुंची एएसआई की टीम। जुमे की नमाज के बाद होगा सर्वे। साथ ही होगी देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ ही खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का हंगामेदार समापन। जेपीसी को भेजे गए एक राष्ट्र एक चुनाव पर दोनों विधेयक। संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की के विरोध में हंगामा जारी। बीजेपी सांसदों का प्रेरणा स्थल पर तो विपक्ष का विजय चौक पर प्रदर्शन। भाजपा ने कहा लोकतंत्र का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में। सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस। सिलीगुड़ी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल और आतंक के खिलाफ अभियान में एसएसबी की भूमिका को बताया अहम। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि पर एफआईआर और हिरासत के बाद चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की बर्बरता ने दिलाई इमरजेंसी की याद। महिला मंत्री के खिलाफ अपशब्द के आरोपों को बताया झूठ। और आज संभल में जुमे की नमाज के बाद शुरू होगा मंदिर और कुएं का एएसआई सर्वे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। ताजा हुए दंगा पीड़ितों के 46 साल पुराने जख्म। और अब यारी बड़ी खबर। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन। गुरुग्राम मेदांता में ओम प्रकाश चौटाला ने ली अंतिम सांस। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा के गांव चौटाला में हुआ था। चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया। हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला की एक बड़ी भूमिका रही है। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला। और कई मौकों पर देखा गया कि किस तरह से मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हुए उन तमाम चुनौतियों के साथ कई बार राजनीतिक चुनौतियां भी ऐसी आईं कि जिसमें ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। लेकिन 5 बार के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। आकांक्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आकांक्षा, हरियाणा की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है ओम प्रकाश चौटाला का जाना। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ओम प्रकाश चौटाला एक बहुत बड़ा नाम है हरियाणा की पॉलिटिक्स में। इंडियन नेशनल लोकदल आईएनएलडी के रीजनल पार्टी जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी है हरियाणा की, जो सबसे बड़ी पार्टी है पॉलिटिकल रीजनल पार्टी है। और उसके जो सुप्रीमो थे वो ओम प्रकाश चौटाला थे। अभी तक जो है आईएनएलडी के नाम जो है इससे पहले जो है उनके जो पिताजी थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, देवीलाल। और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने जो है इंडियन नेशनल लोकदल संभाली थी। अगर हम देखें तो उनका कार्यकाल बहुत समय का रहा है। वो 5 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं हरियाणा से। और चौटाला जो है सिरसा के एक छोटे गांव चौटाला में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी। और उसके बाद से जो है आईएनएलडी का जो एकमात्र जो एक आदमी था जो संभाल रहा था पार्टी को, वो चौटाला साहब ही थे। आज पूरे प्रदेश भर में जो है एक शोक की लहर है चौटाला साहब के जाने की वजह से, क्योंकि ये सबसे बड़े जो है इस वक्त जो नेता थे, बहुत पुराने नेता थे जिन्होंने बहुत पहले ही 1990 के टाइम से ही 1980 के टाइम से ही जो है पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। अब उनके जो
पोते थे, वो भी अभी पिछली जो हमारी सरकार थी हरियाणा की, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दुष्यंत चौटाला। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त एक बहुत दिग्गज नेता थे, और बहुत दिग्गज नेता के साथ साथ उन्होंने जो है बहुत सारी डेवलपमेंट वर्क्स भी करे हैं, जो हरियाणा जो है उसको भूल नहीं पाएगा कभी भी। जितने भी इनके टाइम पर, आईएनएलडी के टाइम पर चौटाला साहब ने काफी सारे डेवलपमेंट वर्क जो है हरियाणा में करे हैं। जी बिल्कुल आकांक्षा, हम जानते हैं जिस तरह से चौधरी देवीलाल के पुत्र और चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे हैं भारत में। चौटाला ने एक लंबी सियासत का दौर तो रहा ही है ओम प्रकाश चौटाला के साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से हरियाणा में जो बड़े बदलाव, अगर हम विकास की भी बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला के नाम उस राजनीति को समझने और जमीन से जुड़े होने के जो नेताओं में गिनती होती है, कुछ नेताओं की, उनमें ओम प्रकाश चौटाला की गिनती होती है। सिरसा से ओम प्रकाश चौटाला जुड़े रहे हैं। ऐसे में इस इलाके को भी जाटों का पूरा गढ़ माना जाता है। भारतीय राजनीति में जाटों की जो राजनीति है उसके भी एक मुखर एक तरह से नेता के तौर पर ओम प्रकाश चौटाला रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर जो है हरियाणा में, और एक रीजनल पार्टी के जो लीडर हैं वो रहे हैं। चौटाला के नाम से ही जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल वो चल रही थी। उसके बाद उनके दो बेटे अभय चौटाला, अजय चौटाला, उसके बाद उनके ग्रैंड सन दुष्यंत चौटाला। तो अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा एक परिवार जो है चलता आ रहा था, जिसके मुखिया ओम प्रकाश चौटाला थे और उनके भी फादर देवीलाल थे। तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और एक बहुत पॉलिटिकल परिवार जो है स्ट्रांगली एक जो है जो कि हरियाणा की राजनीति के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो आज अगर आप देखें तो उनके बहुत सारे छोटे टेन्योर्स भी थे, पर देखा जाए तो एक जाट लीडर जिसको कहते हैं हरियाणा के, जो है एक प्रोमिनेंट फेस थे। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, जिस तरीके से अभी भी अगर हम देखें कि विधानसभा के जो इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा के इलेक्शंस जो हुए थे, इतनी उम्र के बाद भी 89 इयर्स के तो वो थे, फिर भी वो बहुत कैंपेनिंग में सक्रिय थे। देखने में अब बाहर जाके अपने जो है अपने बच्चों के लिए उन्होंने जो है अपनी पार्टी के लिए जो है वो कैंपेनिंग कर रहे थे। हर एक जगह देखा कि बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे। तो ही वाज अ पीपल्स मैन। अगर देखा जाए तो चौटाला साहब जो है वो लोगों से मिलना जुलना उन्होंने अभी तक भी बंद नहीं किया था। लास्ट मोमेंट तक भी वो हॉस्पिटलाइज बहुत बार हुए थे, उनकी तबीयत काफी खराब रहती थी, पर फिर भी उन्होंने जो है लोगों से एक जो उनका जुड़ाव था, जो लीडर्स की एक पहचान होती है कि वो लोगों से जुड़े रहते हैं, तो वो देखने में आता था कि वो अभी तक भी लास्ट तक भी जो है उन्होंने लोगों के साथ जुड़ना नहीं छोड़ा था। जी आकांक्षा, ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में भी एक तरह से राजनीति को लेकर जो विरासत ओम प्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाई, उसे उनके बेटे और उनके बेटों के बेटे, यानी कि जब हम दुष्यंत चौटाला को भी देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि परिवार में राजनीति को लेकर दो धड़े बहुत साफ सामने दिख रहे हैं और राजनीतिक रूप से दोनों ही अपनी अपनी जमीन को तलाशते दिख रहे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला का जाना क्या इस पूरे एक तरह से राजनीतिक घराने को, जाट राजनीति को, हरियाणा की राजनीति पे किस तरह का असर दिखता है आने वाले समय में? जी मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि ओम प्रकाश चौटाला का खड़ा होना अपने बेटे अभय चौटाला के साथ, क्योंकि अभय चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल नहीं छोड़ी थी, वो इंडियन नेशनल लोकदल में ही रहे और उनको सपोर्ट करा ओम प्रकाश चौटाला ने, उनके पिता ने। और जो उनके दूसरे बेटे हैं अजय चौटाला, उन्होंने दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला ने जेजेपी पार्टी जो है जननायक जनता पार्टी एक खड़ी करी थी, जो कि एक फ्रैक्शन ऑफ आईएनएलडी का ही था। पर जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में भी देखा तो कुछ लोग जो कि जुड़ाव रखते थे ओम प्रकाश चौटाला से, उन्हीं को ही सपोर्ट करा। तो अभी आने वाले दिनों में अगर देखा जाए कि आईएनएलडी को सबसे बड़ी क्षति पहुंचेगी इस ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से,
क्योंकि देखने में यही आया था कि क्योंकि उनके रहने से काफी जो है लोगों का जो जुड़ाव था, पुराने लोगों का, जो लोगों की एक उनके साथ जो एक रिलेशनशिप था, उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा हुआ था। पर आने वाले दिनों में किस तरीके से होगा, क्योंकि अब उनके जो बेटे अभय चौटाला हैं, वो एक तरीके से अब उनके फादर उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो ही अब इंडियन नेशनल लोकदल में थे और जेजेपी एक अलग पार्टी बन चुकी थी। तो कहीं ना कहीं तो इस बात का काफी फर्क पड़ेगा ही। और एक इतने बड़े नेता जिन्होंने जितना काम किया, लोग जिनके साथ जुड़ते थे, जिस एक एक जुड़ाव था लोगों का, तो वो कहीं ना कहीं तो वो जाके खत्म हुआ ही है। अब आगे देखने वाला होगा कि किस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो जी अपने आकांक्षा। इस नुकसान का किस तरीके से भरपाई कर पाएगी। पर बिल्कुल ठीक बात है कि एक बहुत बड़े, बहुत शीर्ष नेता जो है हरियाणा के, आज उनका निधन हुआ है और पूरा हरियाणा का ये बिल्कुल बहुत बड़ा आकांक्षा, लॉस है। हरियाणा और देश की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का जाना एक क्षति है। धन्यवाद आकांक्षा इस पूरी खबर के लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम आज उत्तर प्रदेश के संबल जिले में मिले शिव मंदिर और वहां स्थित कुएं का सर्वे करेगी। जुमे की नमाज के बाद यह सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे के लिए संबल के डीएम ने एएसआई को पत्र लिखा था। गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने प्राचीन मंदिर परिसर का दौरा किया और मंदिर और कुएं की फोटोग्राफी और पैमाइश की। गौरतलब है कि यह मंदिर पिछले कई दशकों से बंद पड़ा हुआ था। बीते दिनों प्रशासन की टीम विद्युत चोरी पकड़ने के लिए इलाके में आई थी, यानी बिजली की चोरी पकड़ने के लिए इलाके में आई थी। इसी दौरान टीम को मंदिर का पता चला और फिर इसे खोला गया। मंदिर के अंदर शिवलिंग, हनुमान जी की प्रतिमा, नंदी और कार्तिकेय की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। इसके साथ ही प्राचीन मंदिर के पास स्थित कुएं से भी मूर्तियां निकली थी। लोगों का कहना है कि खुदाई के दौरान गणेश जी, लक्ष्मी जी और गौरा पार्वती जी की मूर्ति निकली थी। वहीं इस मंदिर में रोजाना सुबह आरती की जा रही है और बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। प्रशासन का मकसद शहर में शांति व्यवस्था कायम रखना है। और संबल में आज जुमे की नमाज के बाद एएसआई की टीम खग्गूसराय में 1978 के दंगों के बाद से बंद पड़े मंदिर के खोले जाने के बाद आज एएसआई की टीम उसकी प्राचीनता का सर्वे करेगी। और संभल पहुंचे पीड़ित विनीत गोयल ने सुनाई 46 साल पुरानी आप बीती। उन्होंने कहा कि कैसे उनके पिता के साथ सभी लोग ऊपरी मंजिल पर चले गए थे, क्योंकि दंगाइयों ने ट्रैक्टर से हमारा लोहे का गेट तोड़ दिया था। इसके बाद कुछ लोग अंदर घुस आए और देखा कि नीचे कोई नहीं है तो वो ऊपर आ गए। ये घटना 1978 के दंगों की हम आपको बता रहे हैं, जो विनीत गोयल ने बताया, जिसमें उनके पिता और वहाँ रह रहे हिंदुओं पर हमला किया गया था। दंगाई उन सभी लोगों को ऊपर से नीचे ले आए और गद्दी पर टायर पेट्रोल डालकर लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी। हत्या भी बहुत निर्ममता पूर्वक की गई। हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए, उसके बाद ऊपर डला रेत दिया। इसके बाद भी उनको शायद कत्ल ही नहीं, उन्होंने टायर उस पे डलाकर और उस पे पेट्रोल छिड़ककर कब लोगों को वहाँ पर डला। आपके पापा का तो साहूकारी का कुछ पैसा भी बटा होता था, गोभी उनके भी हाथ पांव काटे थे से। हाँ। साथ ही विनीत गोयल ने कहा कि उन्हें योगी सरकार भी पर पूरा बहुत भरोसा और विश्वास है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इन प्रशासन और शासन दोनों की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी सहयोग नहीं मिला। अब योगी जी और स्थानीय प्रशासन, डीएम हो, कप्तान साहब हो, इन सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा और मेरे पिता को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि दे पाऊँ। मिला भी हूँ और मैंने उनसे मांग भी की है कि जो लोग हैं और जिन्होंने ये इस तरह का वो किया है कांड, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मुझे भी न्याय मिल रहा है।
और संभल से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथी संवाददाता निशांत राय। निशांत, संभल पे आज सबकी नजर है। दो बातें, एक तो 1978 के दंगों के बाद जो सच सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। हालांकि उसका एक तरह से कह सकते हैं एक अंश का जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया था, लेकिन जिस तरह से अब एक के बाद एक परतें खुल रही हैं वो बहुत ही भयानक और डरावनी है। साथ ही संभल में आज एएसआई का सर्वे होने हैं। प्राचीन मंदिर और कुएं का सर्वे एएसआई की टीम करेगी, जिसकी शुरुआत जुमे की नमाज के बाद होगी। पहले बात हम ये करेंगे, जिस तरह से विनीत गोयल आप बीती बता रहे हैं, एक लंबे समय के बाद 1978 में जो तमाम परिवार वहां से चले गए थे, निशांत, क्या अब उनकी तरफ से विनीत गोयल के साथ ही क्या वो लोग उस मंजर को आज याद कर पा रहे हैं? देखिए, संभल में जब से 46 साल ये जो मंदिर बंद पड़ा था ये खोला गया है, उसके बाद निशांत हमारे साथ बने हुए हैं संभल से। जी, जो जी, संभल में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि संभल अब पूरी तरीके से अतिक्रमण जो निशांत, आपका फ्रेम बीच बीच में रुक रहा है। हम चाहेंगे कि उसको आप दुरुस्त कर लें, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताएं कि संभल पर आज सबकी नजर है। संभल में आज जुमे की नमाज के बाद एएसआई की टीम संभल पहुंच चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राजस्व विभाग की टीम ने मंदिर और कुएं की फोटोग्राफी की थी। संभल पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई है। 1978 के दंगों के दौरान जिस तरह से निर्ममता के साथ वहां मौजूद हिंदू परिवारों की हत्या की गई थी, उसके सिलसिले में कई तथ्य सामने आए हैं। और इसी के साथ साथ 1978 के बाद से, यानी कि 46 साल से बंद पड़े इस मंदिर को प्रशासन ने जब खोला है, उसके बाद से वहां पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ है। लेकिन इसी के साथ इस मंदिर परिसर में ही जो कुआं है और मंदिर के भीतर भी तमाम प्राचीनता की उसकी जांच के लिए एएसआई की टीम अब सर्वे के लिए पहुंच चुकी है संभल, जहां पर जुमे की नमाज के बाद एएसआई की टीम सर्वे की शुरुआत करेगी। उससे पहले संभल में बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मंदिर के परिक्रमा स्थल और उसके आसपास के रास्तों की पैमाइश कर निशान लगाए हैं। इससे आगे का काम अब एएसआई की टीम करेगी। हम जानते हैं 14 दिसंबर को हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इस मंदिर का पता चला था। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने मंदिर और कुएं की प्राचीनता की जांच के लिए एएसआई को पत्र लिखा था और उस पत्र के बाद ही एएसआई की टीम आज संभल पहुंच चुकी है। खगुसराय में 46 साल के बाद जिस मंदिर का दरवाजा खोला गया है, अब उसकी प्राचीनता की जांच के लिए एएसआई की टीम इस समय संभल में मौजूद है। निशांत हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, एएसआई की टीम जुमे की नमाज के बाद तकरीबन हमें लगता है कि 2 बजे के बाद हो सकता है संभवतः एएसआई की टीम अपना सर्वे शुरू करे। किस तरह से सर्वे टीम को सुरक्षा प्रदान की गई है, साथ ही साथ इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, कितने बजे सर्वे शुरू होगा? देखिए, अगर बात की जाए तो आज जुम्मे की नमाज है और जब से 24 नवंबर से संभल में हिंसा हुई है, हिंसा की कोशिश यही है कि संभल में शांतिपूर्ण माहौल रहे और इसी के चलते संभल में तमाम तरह की तैयारियां जो प्रशासन के द्वारा है वो की जा रही हैं। अगर बात की जाए अभी की फिलहाल स्थिति की, तो संभल में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफी मजबूत किया गया है। एएसआई की टीम 2 बजे के बाद जुम्मे की नमाज के बाद संभल पहुंचेगी और यहाँ पर फिर वो सर्वेक्षण का कार्य करेगी, मतलब संभल के प्राचीन मंदिर पर और जो कार्य करेगी, क्योंकि यहाँ के जिलाधिकारी ने पत्र लिखा था और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संभल काशी और मथुरा की तरह ही एक तीर्थ स्थान रहा है। तो ऐसे में यहाँ तमाम ऐसे मंदिर हैं जो कि जिनका पौराणिक मान्यताओं में काफी महत्व है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो प्राचीन शिव मंदिर है और जो कुआं है वो कितने पुराने हैं और कार्बन डेटिंग के बाद ही ये तथ्य सामने निकल कर आएगा। जी निशांत, कल की धाम और 68
एक तरह से तीर्थों का स्थान है संभल, तो संभल आस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण एक तरह से जिला और स्थान माना जाता है। निशांत, हम ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से वो तमाम परतें खुल रही हैं जो 1978 की भी याद दिलाती हैं, ऐसे में क्या कुछ सामने आ रहा है? अगर हम 1978 के दंगों की बात करें, वहां मौजूद लोग जो इलाके को छोड़ के जा चुके हैं या जो आसपास रहने वाले भी हैं, वो किस तरह से, अगर उस समय के लोग मौजूद हैं तो कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर कहा जाए तो पहली बार बेखौफ तरीके से दीपासराय, खग्गूसराय जैसे इलाकों में वो तमाम लोग गुजर रहे हैं जो कि 1978 के दंगों के बाद से यहाँ पलायन कर गए और डर के मारे इन इलाकों में नहीं आते थे। यहाँ तक कि प्रशासन के जो अधिकारी अन्य विभागों के हैं, अगर पुलिस विभाग छोड़ दिया जाए, वो भी बेखौफ तरीके से वहां अपना काम कर रहे हैं। तो ये सरकार की उपलब्धि है कि संभल में जो इलाके डर का पर्यायवाची बन गए थे, उनको पूरी तरीके से खत्म किया, यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने खत्म किया। और जिस तरीके से हम उनकी प्रतिक्रिया भी सुन रहे थे अब से कुछ देर पहले, तो उन्हें भरोसा है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा और एक बार फिर सारी पुरानी फाइलें जो उस समय लोगों को जो मारा गया था दंगों में, उनकी खुलेंगी। उसके बाद देखने वाली बात यही होगी कि जांच कब तक चलती है, लेकिन सभी लोगों को एक उम्मीद जरूर जागी है कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। निशांत, आप जिस इलाके में हैं वहां हम ये भी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, उनके घर पर बिजली को एक तरह से बिजली का बिल न देने, बिजली की चोरी के लिए, और इस इलाके में कई ऐसी कॉलोनियां या कई ऐसे घरों को चिन्हित किया गया है जहां पर इस तरह की गड़बड़ी थी। तो आखिर प्रशासन को लेकर आम जनता में क्या कहना है? क्योंकि 46 साल बड़ा लंबा समय होता है। क्या लोगों ने अपनी आवाज नहीं कभी बुलंद की बहुत सारी चीजों के लिए, चाहे वो मंदिर हो या फिर बिजली की चोरी हो या जिस तरह से आवाजाही बंद की गई अगर हिंदू इलाकों में लोगों के आने जाने को लेकर, तो आखिर प्रशासन क्यों इतना खामोश रहा इतने लंबे समय तक? देखिए, अगर बात की जाए इस इलाके की तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सही कर दूं, वो सांसद हैं जियाउर रहमान। उनके दादा इससे पहले सांसद हुआ करते थे और जियाउर रहमान पिछली बार कुंदरकी से विधानसभा चुनाव जीते थे। हालांकि उन्होंने वहां से छोड़कर सांसदी का चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। लेकिन दुख की बात यह है कि सांसद जैसे जिम्मेदारी भरे दायित्व पे रहते हुए भी पिछले 6 महीने से उनका बिजली का बिल शून्य आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, उनके दादा जो जियाउर शफीक उर रहमान बर्क थे, कद्दावर नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनके भी नाम से मीटर था, उसका भी बिजली का बिल बहुत कम आ रहा था और कई महीने वो भी शून्य आया। दोनों जो मीटर हैं उन पे लोड टोटल 4 किलोवाट का था, लेकिन जो इनके घर में तमाम अप्लायंसेस हैं, जो विद्युत विभाग की टीम गई जिसने सर्च किया, वो 16 किलोवाट से ज्यादा के निकले। और जो इन्होंने स्मार्ट मीटर 2 दिन पहले लगाया था चेक करने के लिए वाकई कितना लोड आता है, स्मार्ट मीटर भी 5 किलोवाट से ज्यादा का लोड बता रहा था। ऐसे में सांसद पर एफआईआर दर्ज की गई और उनके पिता ने धमकी दी थी विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर, उनके पिता पर धमकी की एफआईआर दर्ज की गई। और इसके बाद अगर बात करें इस इलाके में, तो लगभग 170 ऐसे घर हैं जिन पर बिजली चोरी के नोटिस आए हैं। और जब प्रशासन ने जब यहाँ संभल क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त अभियान की शुरुआत की थी, तो एक ट्रांजैक्शन पाया था जिसमें 100 घरों में एक मस्जिद के पास से बिजली की सप्लाई हो रही थी। उन 100 घरों को चिन्हित करके उनको नोटिस दिया गया है और विद्युत विभाग बड़े पैमाने पर यहाँ कार्रवाई कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले यहाँ विभागीय अधिकारी जाने से डरते थे, खौफ का वो माहौल बनाया गया था 78 के दंगों के बाद से, और संभल में लगातार कुछ इस तरीके की स्थितियां बनी रही हैं जिसको प्रशासन ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक क्लियर कर दिया है कि जिसने भी जो भी नियम का उल्लंघन करेगा उसको इस सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। निशांत, बिल्कुल, मतलब इस समय तो सत्ता परिवर्तन है तो प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन इलाके में रह रहे लोगों को क्या प्रशासन यह आश्वासन दिला पा रहा है कि व्यवस्था में अब किसी तरह की लापरवाही नहीं होगी आने वाले समय में? क्योंकि एक लंबे समय की लापरवाही है जिसे ठीक करने पे प्रशासन इस समय काम कर रहा है। देखिए,
सीधी सी बात है कि लम्हों ने खता की और सदियां इसको भुगत रही हैं। कुछ 1978 में जो गलतियां हुई थी और आज इतने साल होने के बाद भी वो लोग भुगत रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने कमाने वालों को खोया, जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर यहाँ से पलायन कर गए और अभी उनको उन पुरानी स्थितियों में आने में काफी समय लगेगा। लेकिन एक बात तय है कि सरकार बदलने पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, खासकर यहाँ के जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा, लोगों में एक विश्वास तो जरूर जगाए, लेकिन उन पूरे इलाकों को अगर देखें, खासकर दीपा सराय, खग्गू सराय या संभल क्षेत्र में, तो अभी भी वहां स्थितियां जो है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अतिक्रमण काफी ज्यादा है, जिसको लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम वो परिवार अब अपना घर वहां से बेच के जा चुके हैं। ऐसे में पुनः उनको यहाँ पर आना अभी आसान नहीं है। लेकिन एक बात है कि उनको एक उम्मीद जरूर जगी है कि उनको न्याय मिलेगा। और हर कोई पीड़ित जब हमसे बात कर रहा है या अन्य मीडिया संस्थानों से बात कर रहा है, तो उसका कहना है कि इतने लंबे समय बाद ही सही न्याय की उम्मीद जरूर जगी है। जी निशांत, प्रशासन जहां एक तरफ एएसआई की सर्वे टीम को सुरक्षा दे रहा है और जिस तरह से अपनी पूरी कार्रवाई कर रहा है, यानी कि अगर बिजली के बिल की वसूली भी अगर तमाम अधिकारी बिजली के नहीं पहुंच के कर सकते थे, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की एक तरह से व्यवस्थाएं रही हैं या चरमराती व्यवस्थाएं रही हैं जिसका संरक्षण प्रशासन तक नहीं दे पा रहा था। ऐसे में जब मीडिया इतने बड़े पैमाने पर भी वहां मौजूद है, क्या मीडिया को भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है? देखिए, अभी संभल में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो माहौल पूरी तरीके से स्थिर है। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद हैं। कई सारे आसपास के जिलों के थानों की पुलिस मौजूद है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर फिलहाल कोई डर की स्थिति नहीं बन रही है। और जो 24 नवंबर को हुआ था, उसके बाद से प्रशासन की जो सख्ताई है उसका भी असर आया है। जो संभल में इस तरीके के लोग थे, खासकर असामाजिक तत्व, उन पर प्रशासन की नजर है या उनको फिलहाल जो है जेलों में डाल दिया गया है। कुल मिलाकर संभल की जो आबो हवा है प्रशासन ने पूरी तरीके से कंट्रोल की हुई है। ऐसे में सभी लोग कहीं भी आने जाने में पूरी तरीके से स्वतंत्र संभल के भीतर अपना कानून चला रहे थे, अपना डर दिखा रहे थे। उनको पूरी तरीके से प्रशासन ने अब कंट्रोल में कर लिया और उन पर कार्रवाई की जा रही है। निशांत, अंतिम सवाल, अब से और कितनी देर में एएसआई का सर्वे शुरू होगा? एएसआई अपने सर्वे में किन बातों पे प्रमुखता से उसका सर्वे केंद्रित रहेगा? देखिए, एएसआई का सर्वे केवल कार्बन डेटिंग के लिए यहाँ पर किया जाएगा कि प्राचीन मंदिर कितना पुराना है, प्राचीन कुआं कितना पुराना है, और उसके बाद से प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। 68 तीर्थ थे संभल में और अब उन तीर्थों को ढूंढने की कवायद जारी है। उसी कड़ी में अभी देखने वाली बात ये होगी कि एएसआई की जो कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम देखेंगे संभल में और ज्यादा परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। जी निशान, बहुत बहुत धन्यवाद निशान इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद संभल से। और एक और बड़ी खबर बरेली से आ रही है। बरेली में 250 साल पुराने श्री गंगा महारानी मंदिर से दूसरे समुदाय का कब्जा पुलिस प्रशासन ने हटवा दिया है। 40 साल से इस मंदिर पर चौकीदार वाहिद अली ने कब्जा कर रखा था। दरअसल श्री गंगा महारानी मंदिर पर दौली रघुवर दयाल साधन सहकारी समिति का ऑफिस था और यहाँ पर लंबे समय तक खाद रखी जाती रही थी। लेकिन पिछले 2 साल से सरकारी भवन बनने के बाद यहाँ से ऑफिस को हटा दिया गया था और वाजिद ने इसे अपना आशियाना बना लिया। भूमिदान करने वाले लक्ष्मण सिंह के बेटे राकेश सिंह लंबे समय से परिसर को खाली कराने की कोशिश में जुटे थे। जब इन्हें कुछ हिंदू संगठनों का साथ मिला, उन्होंने प्रशासन को सभी साक्ष्य उपलब्ध कराए, जिसके बाद आज इस परिसर को वाहिद के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। समिति ने नोटिस चस्पा कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वाहिद का समिति से कोई संबंध नहीं है। रामेंद्र बरेली से फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। रामेंद्र, उत्तर प्रदेश में अगर हम पिछले 20, 25, 30 साल की बात करें तो आखिर ये कौन सी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था के तहत खुलेआम अतिक्रमण हो रहे थे, खुलेआम इस तरह से कब्जे हो रहे थे, खुलेआम किसी एक धार्मिक स्थल को बंद कर दिया जाएगा, ताला मार दिया जाएगा और वहां तक कोई उस समुदाय का पहुंच नहीं सकता। ये कौन सा प्रशासन, कौन सी व्यवस्था थी? ऋतु, जो राजनीतिक दलों ने यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब का जिन लोगों ने नारा दिया था, ये सच है जो आपके सामने आ रहा है। कई सरकारें आई, कई
ऐसा नहीं है शिकायतें पहली बार हुई, चाहे संभल में हो, अलीगढ़ में हो, बरेली में हो, लोग शिकायतें करते थे। अधिकारी उस पर राजनीतिक आका जो बैठे हुए थे उनका प्रभावित होता, तो पूरी जो कब्जे की वो वोट के लिहाज से पार्टी लोगों ने कब्जा कर लिया और वो मंदिर की कब्जा कर लिया। आज पूरी आ रहा है, इससे पहले भी शिकायतें की गई, लेकिन इसलिए अब इसके बारे में जब पूछा गया तो पता लगा सहकारी समिति नहीं है और लगातार मंदिर जैसी भूमि पर कब्जा किया गया। संभल की स्थितियां आप देख रही थी, तो ये सारी चीजें हैं। हम बात चाहे जो जमुनी तहजीब की, केवल गंगा की तहजीब चलती रही, जमुना नहीं। यहाँ उन्होंने कभी धर्म का, धार्मिक स्थलों को क्या जो करना चाहिए था। तो ये जो भारतीय परंपरा मान देते हैं। जी रामेंद्र, बरेली से जो खबर आ रही है उसमें बरेली में करीब 250 साल पुराने श्री गंगा महारानी मंदिर से दूसरे समुदाय का कब्जा पुलिस प्रशासन ने हटवा दिया है। 40 साल से इस मंदिर पर चौकीदार वाहिद अली ने कब्जा कर रखा था। दरअसल श्री गंगा महारानी मंदिर पर दौली रघुवर दयाल साधन सहकारी समिति का ऑफिस था और यहाँ पर लंबे समय तक खाद रखी जाती रही थी, लेकिन पिछले 2 साल से सरकारी भवन बनने के बाद यहाँ से ऑफिस को हटा दिया गया था और वाजिद ने इसे अपना आशियाना बना लिया। भूमिदान करने वाले लक्ष्मण सिंह के बेटे राकेश सिंह लंबे समय से परिसर को खाली कराने की कोशिश में जुटे थे। जब इन्हें कुछ हिंदू संगठनों का साथ मिला, उन्होंने प्रशासन को सभी साक्ष्य उपलब्ध कराए, जिसके बाद आज इस परिसर को वाहिद के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। समिति ने नोटिस चस्पा कर यह स्पष्ट कर दिया कि वाहिद का समिति से कोई संबंध नहीं है। रामेंद्र, इसमें 2 बड़ी बातें, एक ये कि जिनकी ये संपत्ति थी, जिन्होंने दान किया था मंदिर के लिए, उनका ये कहना है कि हिंदू संगठनों का साथ मिला। तो मेरा ये कहना है कि हिंदू संगठन तो एक लंबे समय से हैं। आखिर प्रशासन के बदलने, सत्ता परिवर्तन ने इन तमाम लोगों को एक तरह से न्याय दिलाया है। अगर वो एक लंबे समय से एक गुहार लगा रहे थे अपनी ज़मीन के कब्जे को लेकर के, अवैध कब्जा उस पर हुआ है, लेकिन प्रशासन में कहीं सुनवाई नहीं थी, कोई संगठन उनको एक तरह से न्याय दिलाने में आगे नहीं आ पा रहा था। तो अब जब योगी सरकार और उत्तर प्रदेश में एक बदला हुआ प्रशासन, एक सख्त सरकार है, तब जाके लोगों को न्याय मिल पा रहा है। बिल्कुल ऋतु, अगर इस तरीके से देखा जाए, अगर योगी की सरकार ना आती और जो नेतृत्व है वो स्पष्ट है, उसमें कोई संकोच नहीं है। उन्होंने कहा कि हम गलत ना हिंदुओं को करने देंगे ना मुसलमानों को करने देंगे, यानी जाति धर्म के नाम पर कोई गलतियां नहीं करेगा। जब नेतृत्व इतना स्पष्ट होता है तब इस तरीके की चीजें निकल कर सामने आती हैं कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, जहाँ भी कब्जा हुआ है, अगर कोई शिकायत लेकर आता है तो उसको अधिकारी सुनते हैं और उसका निराकरण कर रहे हैं। अन्यथा आपको लगता है कि कभी इस तरीके से संभल के मंदिरों का सच सामने आ पाता, कोई जान भी ना पाता, यहाँ से गए हुए लोग हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह सदन में कहा वो बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा, संभल की सुपर कहा एक भी व्यक्ति निर्दोष जाएगा नहीं, लेकिन एक भी दोषी बचेगा नहीं। और इस जमीनों पर कब्जा करने वाले, मंदिरों पर कब्जा करने वाले, इनको हम ना छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। तो जब आपकी नीति स्पष्ट होती है तो प्रशासनिक अधिकारी भी उस काम को करते हैं, जहाँ से शिकायतें आती हैं उसको सुनते हैं और वहाँ जाकर के देखते हैं घटनास्थल पर, जब ये सच निकल कर सामने आता है। अन्यथा ऐसे चीजें पड़ी रहती है और हम आपको या समाज को कभी पता भी न चल पाता कि ऐसे भी मंदिर हैं जो पड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बड़े 250-250 वर्ष पुराने हैं, जिनमें लोगों ने पूजा अर्चना की है। तो ये सब निकल कर इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि जो नेतृत्व है वो स्पष्ट है। बिल्कुल जी रामेंद्र, जिस तरह से आपने संभल का भी जिक्र किया है और संभल में हमने देखा कि बिजली की चोरी जिस तरह से खुद सांसद ज़कीर रहमान बर्क ने, और साथ ही साथ एक तरह से अगर हम बात करें तो ये जो अकड़मड़ता है या राजनीतिक संरक्षण इन तमाम लोगों को मिला रहा है, उसी का कारण है कि आप अगर प्रशासन की भी नहीं सुनते, आप नियम कानूनों को दरकिनार कर कर उनको ताक पे रख कर अपनी मनमानी करते हैं। तो इसी तरह से क्या बरेली में भी ये जिस तरह से कब्जा किया गया था, ये कितना बड़ा प्रभाव डालता है आसपास रहने वाले लोगों पर? क्योंकि बात सिर्फ किसी एक ज़मीन की नहीं है,
बात उस पूरे एटीट्यूड की है, उस पूरे अप्रोच की है जिसके साथ आप किसी जगह पे एक सामूहिक स्थान पर रहते हैं, तो आपका एक राजनीतिक दबदबा हो जाता है आपकी मनमानियों का। बिल्कुल। देखिए ऋतु, अगर इसको पूरे परिपेक्ष को देखें तो जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो जिसको आप हिंदू मानते हो, तो उनमें हीन भावना के शिकार इसीलिए हुए हैं। जो सत्ताओं में आया 1947 के बाद, उसने कभी गंभीरता से नहीं सुना कि उसके धार्मिक स्थल कहाँ है, उसके पूर्वजों की जमीनें कहाँ है, वक्फ बोर्ड कहाँ कब्जा कर रहा है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं सुनेंगे तो किसके पास जाएगा? सत्ता आप चला रहे हो, अगर वोट के लिहाज से आप चलोगे कि मुस्लिम के वोट हमको मिल जाते हैं, इसकी जरूरत नहीं, तो जाहिर है कि ये परिस्थितियां क्रिएट होंगी। तो वो हीन भावना जो आपको 40-50 साल 70 साल में जो दिखी है, वो इसीलिए हीन भावना आई कि हमारी या हिंदुओं से कोई सुनने वाला नहीं था। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ये चीजें तय होती है। आप संभल में बर्फ की बात कर रहे हो, लखनऊ के जो मुस्लिम एरिया है वहाँ बिजली कर्मी जाने से घबराते हैं। कई बार पुलिस फोर्स लेकर गए तो चोरी हो रही है, लेकिन वहाँ जाने से घबराहट इसलिए होती कि दंगा हो जाए, कोई बवाल हो जाए, तो बिजली अधिकारी भी बचा करते हैं। अब एक नीति स्पष्ट हुई कि हम पुलिस फोर्स पे देंगे, प्रशासनिक अधिकारी भी जाएंगे, आप जहाँ पे जांच करना चाहते हो जांच करो। और ऐसा नहीं है कि जानकारी बिजली विभाग को नहीं है, ये सरकार में बैठे लोगों को नहीं है। जो ट्रांसफार्मर लगा है उसका लोड कितना, कितनी बिजली खर्च हो रही, ये उनको पता है, और कितना बिल आ रहा ये भी उनको पता है। जब दोनों को आप तोलते हो तो आपकी समझ में आ जाता है कि यहाँ विद्युत चोरी हो रही। ऐसा नहीं कि चांद से जाकर के इनको सैटेलाइट से देखना पड़ेगा। एक ट्रांसफार्मर के लोड के हिसाब से ये पता चलता है कि कितनी बिजली का उपभोग का हमको बिल मिल रहा है और कितनी बिजली चोरी हो रही। ये सारी चीजें पता है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। वो हिम्मत योगी सरकार के आने के बाद आई है, इसलिए सारी घटनाएं घटित हो रही कि रामेंद्र, इस परिसर को, गंगा महारानी परिसर को, और ये जो प्राचीन मंदिर है, इस पर कब्जा पिछले 40 साल से था वाजिद का। क्या ऐसे में इस परिवार ने बताया कि उसने कितनी बार इस 40 साल में जो सत्ताएं रही, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की रही हो, अखिलेश यादव की रही हो, मायावती की रही हो, इन सत्ताओं से कितनी बार गुहार लगाई और उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? देखिए, ये लोग लगातार गुहार लगाते रहे। ये सत्ता ही इसलिए स्थिति रही कि इन्होंने कब्जा करने की अनुमति दी, इन्होंने बिजली चोरी की अनुमति दी, इन्होंने सड़क पर कब्जा करने की दी। अगर वक्फ बोर्ड का आप निकाल के देख लिए तो वर्ग 4 और 5 की लैंड पर कब्जा किया है। लगभग आधी जो भूमि की उत्तर प्रदेश में भूमि आ रही है वो अवैध है। जो सरकार ने 50 जिलों के आंकड़े अभी जुटाए, उनमें वर्ग 5 यानी स्टेट लैंड, जिससे सड़क बनती है, सामुदायिक केंद्र बनाए जाते हैं, तो वो उन जमीनों पर वक्फ ने अपना कब्जा कर रखा है। ये सत्ता ही इनके कारण चलती रही है, इस कारण से ये सारी चीजें घटित हुई है। चीजें बदली हैं, अभी और बदलाव देखेंगे ऋतु आपको। जी रामेंद्र, जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि पिछली सरकारों में एक अनदेखी रही, ये जो परिवार था जिसमें भूमि दान की थी, वो लगातार अपने अवैध कब्जे को लेकर गुहार लगाता रहा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जाके सुनवाई हुई है। आइए आपको लिए चलते हैं एक दूसरी बड़ी खबर की तरफ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन था। समय था 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं, 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए, 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 दोनों सदनों से पारित हुए हैं। इस बार संविधान दिवस के रूप में 75 वर्ष पूरा होने पर सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें देश का महामहिम राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित भी किया। और फिर आगे जा करके 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में बहुत ही विस्तार से चर्चा हुआ। लोकसभा में 15 घंटे 43 मिनट लंबाई चर्चा का और 62 मेंबरों ने भाग लिया चर्चा में। राज्यसभा में 17 घंटे और 41 मिनट की चर्चा हुई
और 80 मेंबर्स ने भाग लिया। 2 लैंडमार्क बिल्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 और द यूनियन टेरिटरीज लॉस अमेंडमेंट बिल 2024। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस करके 17 दिसंबर को और फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्थापित करके मैटर को जेपीसी में रेफर किया और फिर टोटल 39 मेंबर्स का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है और आज उसको राज्यसभा से भी पारित हो गया। दोनों सदनों से पारित करके जेपीसी का गठन किया गया है। इस बार का ये शीतकालीन सत्र का प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, कामकाज का दृष्टि से लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि लोगों ने हम सबको चुन करके सांसद बनाया, लोकसभा राज्यसभा में सदस्य बनाया। जितना हो सके हम देश के लिए काम करके देश सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन लगातार संसद में काफी ऐसा गतिविधि देखने को मिला जिससे कामकाज को भी नुकसान हुआ और संसद के गरिमा को भी नुकसान पहुंचाया है। मुख्य रूप से विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है वो काफी कम हुआ है। मैं सब पार्टी के नेताओं को अपील करता हूं कि सब मिलकर के इसमें चिंता करना चाहिए कि पार्लियामेंट का कामकाज में इतना कमी अपने आचरण के वजह से क्यों कमी होने दिया है। हम 100% से ज्यादा काम करने के लिए सोचना चाहिए, ना कि प्रतिशत गिराने के लिए। मुद्दा जो भी है अब पार्लियामेंट में ही रखना चाहिए, इसीलिए तो पार्लियामेंट का मेंबर बनाया है। कोई भी मुद्दा रखने के लिए व्यवस्था बनाया हुआ है, नियम बनाया हुआ है, रूल्स के तहत आप बात को रख सकते हैं। अब रूल को ताक में रख करके आप सिर्फ चिल्लाएंगे, हंगामा करेंगे, नाराबाजी करेंगे, उससे संसद का काम को बड़ा नुकसान होता है। और साथ साथ में क्वेश्चन आवर, ये हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का राइट होता है, उनका अधिकार होता है सरकार से सवाल पूछने का। एक एक सवाल पर जो मंत्रालय होते हैं पूरा काम अपना ताकत झोंक देता है, क्योंकि सवाल पूछा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। एमपी सवाल पूछने के लिए अपना पर्ची डालता है, पूरा मिनिस्ट्री मंत्रालय उसको जवाब देने के लिए तैयारी करते हैं। फिर ये कुछ मेंबर हाउस में हंगामा करके जवाब देने का मौका नहीं मिलता है। उससे वो सांसद जो एमपी सवाल पूछता है उसको भी अपना सवाल पूछने का अधिकार से वंचित रखता है और देश के सामने में जो जवाब देना होता है सरकार को, उससे भी जनता के बीच में बात नहीं पहुंचता है। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान देश को है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसमें, लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टी का डिस्टर्बेंस की वजह से बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी काफी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह का नारेबाजी करके और इस तरह का पार्लियामेंट के अंदर में हंगामा करके संसद का काम को बाधित करने का कोशिश ना करे तो देश के लिए भलाई होगा। दूसरा, जो इंसिडेंट जो हुए हैं, जो घटना घटी है संसद परिसर में,
ये बहुत ही निंदनीय है। हाथापाई का नौबत आना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ सांसदों को चोट भी लगा है। पार्लियामेंट में सब लोग जनता का प्रतिनिधि के रूप में चुन के आते हैं, अपना बात रखना चाहिए। या हाथ पांव चलाना ये ठीक नहीं है। इसलिए आज लोकसभा अध्यक्ष के ओर से एक सख्त निर्देश भी आया, टिप्पणी भी किया गया है, जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है उसको सुनना और मानना। तो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में डिसिप्लिन मेंटेन करना, शांति बरकरार रखना, कोई हाथापाई ना हो, इसके लिए कुछ निर्देश जारी किया है। हम सब मिलकर के उसका पालन करेंगे। मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मेरे साथी अर्जुन मेघवाल जी, मुरुगन जी और पूरे टीम की ओर से मैं पूरे लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटरीट, ऑनरेबल चेयरमैन, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन और पूरे नेता को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो भी कामकाज हुए हैं उसमें हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है। सभी पार्टी के नेता, हमारे चीफ व्हिप है संजय जायसवाल जी और जो प्रमुख विपक्ष पार्टी है, सारे हमारे पार्टी के और हर पार्टी के जो व्हिप्स हैं, सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि पार्लियामेंट चलाने के लिए सरकार को और लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट के लिए सबका योगदान से जो भी कामकाज हुए हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा अपना ऑफिस के सेक्रेटरी नरोला जी, एडिशनल सेक्रेटरी सत्यप्रकाश जी, हमारे सीनियर स्टाफ जितने भी हैं, सबको भी मैं अपने ओर से, हमारे मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। और मीडिया, विशेष करके मीडिया का रिपोर्टिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम हमारे मीडिया करते हैं। इसलिए पार्लियामेंट को कवर करने वाला पार्लियामेंट बीट रिपोर्टर जितना भी है, ये सांसद टीवी और साथ में जितने भी न्यूज़, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग जितने भी लोग करते हैं उसके सहायक हैं, सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आपने पार्लियामेंट का सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीडिंग, सारा घटना को आपने बारीकी से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और फिर हम लोग अगले बार मुलाकात करेंगे बजट सत्र के लिए, और बजट सत्र के लिए अभी हम लोग तैयारी कर दिया है, क्योंकि बजट सत्र में बजट देश का आम बजट आता है, उसके लिए तैयारी टाइम से हम लोग करना होता है। फिर आप सबको बजट सेशन में फिर मुलाकात होंगे। धन्यवाद जी। सर कहा कि संतुष्ट नहीं है 50% और 40% कामकाज से। विधायी कामकाज भी देखा तो आधा भी नहीं हुआ जो एजेंडा लेकर आप 16-17 बिल लेकर आए थे। तो इसकी कौन इसके वजह है कि इसको आप मानते हैं जिम्मेदार? मैंने तो विस्तृत रूप से बताया कि कामकाज हम लोग मेहनत करने से जो तय किया है उससे भी ज्यादा काम कर सकते हैं। 100% से हम लोग आगे जा सकते हैं, लेकिन प्रतिशत में कमी आने का मुख्य कारण है जो विपक्ष दलों ने पार्लियामेंट का अंदर में जो हंगामा किया, नारेबाजी करके व्यवधान किया, उसके वजह से हमारे कामकाज का प्रतिशत में बहुत कमी आई है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने तो प्रयास किया है सदन चलाने के लिए। बिल जितना लिस्ट किया गया है, समय तय किया गया है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जितने बिल्स लिस्ट किए गए हैं, सारा बिल्स का चर्चा का समय भी तय किया गया था। और सब पार्टी के प्रमुख पार्टी के लोग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं, तो उसमें समय तय किया गया है। तो समय अनुसार हम लोग सब तैयार, सारा मंत्री सुबह आकर के तैयार हो जाते हैं सुनने के लिए, जवाब देने के लिए, लेकिन चर्चा नहीं हो पाए। तो मैंने जैसे कहा, बिल्स इंट्रोड्यूस भी हुए हैं, लोकसभा राज्यसभा से पारित भी हुए हैं, लेकिन जितना हम लिस्टेड किए हैं उतना हम नहीं कर पाया, उसके लिए हम दुखी है। लेकिन आगे ऐसा ना हो, मैं अपेक्षा कर सकता हूं और अनुरोध भी कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं
खास करके हमारे विपक्ष के साथियों को कि आने वाला दिन जो बजट सत्र आने वाले हैं उसमें फिर से इस तरह का हंगामा ना करे तो देश को अच्छा लगेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा काम देश को सेवा करना है, ना कि यह हंगामा करना। सर जो FIR दर्ज कराई गई है राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये FIR राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ दर्ज हुई है। देखिए, मैं अभी ये संसद का कामकाज के बारे में ही अगर हम लोग बात रखें, नहीं तो क्या है कि ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। सर JPC का आपने प्रस्ताव रखा, नोटिस का ऐसा है, नोटिस के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर में प्रिविलेज नोटिस पार्लियामेंट का ही एक प्रोसेस होता है। तो एक बार नोटिस देने के बाद वो लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन के अधीन है, उनके पास में अधिकार है नोटिस को लेकर के उपयुक्त कदम उठाने का। एक सेशन बुलाने पर आप जितना खर्च होता है, एक्सपेंडिचर आता है, आपको लगता है कि वो वर्थ इट है? क्योंकि काम उस तरह से होता नहीं, सदन चलता नहीं, तो जितना खर्च आप करते हैं एक सेशन पर। देखिए, मैं एक बात बहुत ही साफ शब्दों में क्लियर करना चाहता हूँ, जितना बिजनेस तय किया सरकार, वो बिजनेस को पूरी तरह से चलाने के लिए तैयार रहते हैं। खर्चा तो लगता है, क्योंकि इतना बड़ा संसद को चलाना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को चलाना, इसमें बहुत लोगों का योगदान चाहिए। उसमें हमारा जो रिसोर्स लगता है, मैन पावर, सब जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम पैसा का जो उपयोग है वो सही तरीके से होना चाहिए, यह मानते हैं। लेकिन जो खर्चा को रोकने के लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम समय में ज्यादा काम हो सके। लेकिन जहां तक बिल पास करने का जो सवाल है, हम चाहते तो हम बिल हंगामा में भी कुछ बिल पास कर सकते थे, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं करते हैं। क्या है कि कोई भी बिल पर चर्चा हो तो उसका फायदा होता है। मजबूरी में आपने देखा होगा भूतकाल में, जब संसद ठीक से नहीं चल पाता है तो हंगामा में भी बिल पास हो जाते हैं। कई बिल पास हुए हैं पहले में। हम लोग ने एक भी बिल इस बार हंगामा में पास नहीं किया। ये इसलिए कि हम चाहते हैं कि हर बिल पे अच्छी तरह से बहस हो, सबका बात आए और बिल चर्चा के बाद ही पास होना चाहिए। तो इसलिए हमने हंगामा में कोई बिल पास नहीं किया इस बार। लेकिन बहुत ही जरूरी होने से कभी कभी पास भी हो जाता है, लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं किया इस बार। जी, See, Joint Parliamentary Committee is constituting the members from both the houses of the Parliament. Normally 31 members is being taken in the past, but there are incidents and occasions where more numbers are included in the JPC, including one of the committee which was related to center-state relation where there were 51 members. So JPC, there is no specific rule to limit the strength. So looking at the importance of the Joint Parliamentary Committee to look after the issues of one nation, one election, the Honorable Speaker got representation from all parties, and the matter also came to me for consultation. Then government agreed that the matter is very important and it relates to the reformation of the election process in our country. So we agreed to include most of the prominent political parties. So 8 more members were included, 4 were taken from the NDA ruling group and 4 from the opposition group. So that's how 8 members were included
from the originally proposed names. चेयरमैन कौन होगा इसको लेकर भी चेयरमैन अभी घोषणा करेंगे। See, the resolution has been passed by Lok Sabha and Rajya Sabha today. Now, formal constitution of the JPC order will be issued. The chairman will be appointed, and then very soon they will make their arrangement for the first sitting. मिस्टर रिजिजू, आपने बोला कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो लैंडमार्क बिल है। इस लैंडमार्क बिल इतना जो है तो बीजेपी की तरफ से लोग क्यों नहीं थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कहाँ में? लोकसभा में। वही मैं आपको वही बता रहा हूँ, अभी तो जेपीसी में भेजा है ना, चर्चा नहीं हुई। बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोडक्शन इज नॉट द, आप उसमें फर्क समझिए। इंट्रोडक्शन इज ए फॉर्मेलिटी which you have to adopt. The actual consideration and passing will be at a later stage. After the receiving of the report from the JPC, we agreed to send it to Honorable Prime Minister Modi ji himself had asked that this is a very important bill and it should be referred to Joint Parliamentary Committee. And opposition members also made a similar demand. मेघवाल जी इंट्रोड्यूस किस टाइम पे बोला? That is an introduction. Introduction is different from passing and consideration. सुचारू रूप से वो बजट सत्र चल पाए, ये भी आप लोगों के लिए चिंता का विषय होगा। तो इसके लिए आप कैसे? हम लोगों के लिए नहीं, अगर पार्लियामेंट नहीं चलता तो चिंता तो सबको होना चाहिए, देश को, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। क्या कुछ गतिरोध दूर करने के लिए कुछ गतिरोध दूर करना चाहिए? मैं फिर से बात करूंगा, मैं पर्सनली पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष कर बाकी सीनियर पार्टी लीडर जितने भी मैं सबसे मिला हूँ, सबके घर में भी गए हैं, नाश्ता खाने भी गए हैं। मैंने सबको मिल करके बातचीत करके शुरू से ये प्रयास किया है कि हम मिल करके हाउस चलाना चाहिए। ये पार्लियामेंट सिर्फ सरकार का नहीं होता है, सबका है ये पार्लियामेंट, देश का है, सब मेंबर का है। इसलिए हम फिर मिलेंगे सबको और अच्छी तरह से हाउस चलने के लिए सरकार की तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। सबसे मैं एक आदमी को सिग्नल क्यों करें, सब बराबर है। विपक्ष का आरोप है सर, याद है? हाँ जी, विपक्ष का ये भी आरोप रहा कि आपकी तरफ से भी कई बार ये हुआ कि आप भी सदन चलाने नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो आप चर्चा नहीं करना चाहते। सदन देखिए बहुत लंबा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बात सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं बताऊंगा। शुरू में 4 दिन हंगामा होने के बाद सब पार्टी मिल करके लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में बैठक हुआ था। उसमें ये तय किया गया कि जो होना था हो गया, अब अच्छा से हाउस चलाएंगे। अचानक क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी वो जैकेट पहन करके, नारा लगा करके, काला कपड़ा पहन के, ये कैसे निर्णय किसने किया मुझे तो नहीं मालूम, माहौल बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। मैं कांग्रेस के नेताओं से मिलूंगा आगे भी और फिर आग्रह करूंगा कि दोबारा ऐसा ना करें। These are privilege notices and other complaints are with the speaker and the chairman, so I will not be able to make a comment on the matter which are in the domain of the chairman and the speaker. आज तो उन्होंने ऑर्डर पास किया, डायरेक्शन दिया। आज तो किया ही है, उस दिन भी बुलेटिन में आया था। फिर भी बीजेपी भी किया, कांग्रेस बीजेपी नहीं किया। बीजेपी कल कांग्रेस इतने दिनों से जिस गेट में खड़ा करके प्रोटेस्ट कर रहा था, कल बीजेपी के लोग उसी जगह में गया, तब स्पीकर ने कहा कि किसी भी पार्टी को वहां नहीं करना चाहिए। हम लोग ने उसको माना, इसलिए हमारा पार्टी एनडीए के लोग आज महात्मा गांधी स्टेचू में जाकर के प्रोटेस्ट किए, वहां नहीं किया जहाँ स्पीकर ने मना किया। थोड़ा प्रिविलेज को लेकर हम लोग चाहते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में बीजेपी की तरफ से दिया गया है, क्या है प्रिविलेज? राज्यसभा में
मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ जो प्रिविलेज दिया है, वो गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण का 12 सेकंड क्लिप लेकर के ट्वीट करके जो बताया, उसको कहा कि ये मिसलीडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस्टोर्शन ऑफ द स्पीच, ये इस मुद्दे पे प्रिविलेज दिया है। लोकसभा में भी राहुल गांधी जी ने वही अमित शाह जी का राज्यसभा वाला भाषण को 12 सेकंड का क्लिप को सिर्फ दिखा करके उसका गलत मतलब निकाल करके समाज में एक टेंशन तनाव पैदा करने का काम किया। इसको लेकर के नोटिस दिया है। अब ये चेयर के हाथ में चले गए हैं, तो अब मैं कमेंट पास नहीं कर सकता अभी। धन्यवाद जी। तो संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया और शीतकालीन सत्र के समापन पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ब्यौरा दे रहे थे किस तरह से 20 दिन में शीतकालीन सत्र में विधायी कार्य हुए, जिसमें उन्होंने कई बातें रखी और उत्पादकता को लेकर, साथ ही साथ जो नारेबाजी और हंगामा हुआ उसे लेकर अपनी चिंता भी व्यक्त की। मीडिया प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीजी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाले सच